तुम्हें यहाँ रोने के लिए नहीं लाया गया है। चलो जल्दी से ये कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। एक लाल कलर का जोड़ा मेरे मुंह पर मारा गया। मैं एक इज्जतदार लड़की थी। मुझे जबरदस्ती मालिक के सामने खड़ा करा गया और जैसे ही मैंने एक नज़र उठाकर ऊपर देखा, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मेरा नाम सुरभि है। मैं अपने पिताजी के साथ रहती थी। पिताजी बताते थे कि मेरे जन्म वाले दिन ही माँ का देहांत हो गया था। मेरे पिता मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे हमेशा एक माँ की कमी खलती थी। कोई अगर मुझे कभी डांट देता तो मुझे मेरी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती थी। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगा और मैं भी बचपन से निकलकर बड़ी होने लगी थी। अब मेरे चेहरे पर बचपन की जगह जवानी आने लगी थी और घर वाले भी मेरी शादी की बातें करने लगे थे। पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटी, अब तुझे अपने घर भेजने का समय आ गया है। मैं ये सुनकर चुप हो जाती थी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत लगाव था। उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया था, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। कुछ समय के बाद पिताजी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए मेरी शादी अपने पुराने दोस्त के बेटे से तय कर दी। उसका नाम राज था। वो शहर में काम करता था, मेहनती था, सीधा साधा था और उसके घर में बस उसकी माँ थी। उसके पिता का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। जब पिताजी ने मुझे उसके बारे में बताया तो मैंने सर झुका लिया, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियां ज्यादा सवाल नहीं करती। वो जैसा बड़े तय कर दे वैसा मान लेती हैं। धीरे धीरे शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में रिश्तेदार आने लगे, आंगन में हलचल बढ़ गई, कपड़े सिलने लगे, गहनों की बातें होने लगी। मेरी सहेलियां मुझे छेड़ती थी, मैं शर्मा जाती थी, लेकिन अंदर कहीं हल्का डर भी था कि नया घर कैसा होगा, नए लोग कैसे होंगे, राज कैसा होगा, क्या वो मुझे समझेगा, क्या मैं वहाँ खुश रह पाऊंगी। फिर शादी का दिन भी आ गया। घर रोशनी से भर गया। ढोलक की आवाज़ गूंज रही थी। सब लोग भागदौड़ में लगे थे। मैं दुल्हन बनी एक कमरे में बैठी थी। हाथों में मेहंदी थी, आंखों में सपने थे और दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद मेरी शादी राज के साथ हो गई। फेरों के समय मैंने पहली बार उसे ठीक से देखा। वो शांत चेहरे वाला सीधा सा इंसान लगा। उसकी आंखों में नरमी थी, जिससे मेरा डर थोड़ा कम हुआ। शादी के बाद विदाई का समय आया तो मेरा दिल टूटने लगा। मैं माँ पिताजी से लिपटकर रोने लगी। घर का हर कोना आंखों के सामने घूम रहा था। तभी पिताजी मुझे एक तरफ ले गए। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। मैंने सोचा शायद वो मुझे समझाएंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, आज एक सच बताना जरूरी है। तुम मेरी अपनी सगी औलाद नहीं हो। मैं कुछ पल उन्हें देखती रह गई। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि बहुत साल पहले तुम मुझे सड़क किनारे मिली थी। तुम बहुत जोर जोर से रो रही थी। कोई तुम्हारे पास नहीं था। मैं तुम्हें वहां छोड़ नहीं पाया, इसलिए तुम्हें घर ले आया। उस दिन तुम्हारे गले में एक लॉकेट था। मैंने उसे संभाल कर रख लिया था। मैंने कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम टूट ना जाओ। लेकिन आज जब तुम इस घर से जा रही हो तो ये तुम्हारा हक है। इतना कहकर उन्होंने जेब से वो पुराना सा लॉकेट निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने धीरे से उसे खोला तो उसमें एक तरफ मेरी छोटी सी तस्वीर थी और दूसरी तरफ एक औरत की तस्वीर थी, शायद मेरी माँ की। मैं उस तस्वीर को देखते ही रो पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैं कौन हूँ? मेरी असली माँ कौन थी? उसने मुझे क्यों छोड़ा? मैं सड़क किनारे कैसे पहुंची? इतने सारे सवाल एक साथ मेरे अंदर उठने लगे, लेकिन उस समय किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैंने उस लॉकेट को अपने सीने से लगा लिया, फिर उसे अपने गले में पहन लिया। ऐसा लगा जैसे पहली बार मेरा कोई हिस्सा मुझे वापस मिला हो। मैंने रोते हुए पिताजी के पैर पकड़ लिए और कहा, आप ही मेरी असली पिताजी हैं। जिसने पाला वही अपना होता है। वो भी रो पड़े। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि खुश रहना बेटी, यही मेरी दुआ है। फिर मैं विदा होकर ससुराल चली गई। रास्ते भर मैं उस लॉकेट को पकड़े रही। कभी उसे देखती, कभी रोती, कभी सोचती कि मेरी माँ कैसी होगी, क्या वो आज जिंदा होगी, क्या उसने मुझे याद किया होगा। लेकिन धीरे धीरे मैं नए घर के दरवाजे तक पहुंच गई। मेरा स्वागत बहुत प्यार से हुआ। मेरी सास ने आरती उतारी, मुझे गले लगाया और बोली, आ गई मेरी बेटी। उनकी आवाज में इतना अपनापन था कि मेरा डरा हुआ दिल थोड़ा शांत हो गया। घर बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था और उसमें अपनापन था। अगले ही दिन से मुझे एहसास होने लगा कि सच में मैं अच्छी जगह आई हूँ। मेरी सास मुझे कोई काम नहीं करने देती थी।
अगर मैं रसोई में जाती तो कहती कि रहने दे, अभी नई दुल्हन है, आराम कर। अगर मैं झाड़ू उठाती तो कहती कि ये सब काम उम्र भर करना है, अभी बैठ मेरे पास। वो मुझे अपने हाथ से खाना परोसती, मेरे सर में तेल लगाती, मेरे कपड़े संभालती और हर किसी से कहती कि मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैं ये सुनकर भावुक हो जाती थी, क्योंकि माँ का प्यार मुझे पहली बार इतने साफ रूप में मिल रहा था। मेरे दिल में जो खाली जगह थी, वो धीरे धीरे भरने लगी। राज भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। शादी के बाद के वो 2 महीने जैसे किसी सपने जैसे थे। वो सुबह उठते ही पूछता, तुमने ठीक से खाना खाया या नहीं? अगर मैं उदास दिखती तो वजह पूछता, अगर मैं हंसती तो खुद भी खुश हो जाता। शाम को बाजार से कभी चूड़ियाँ ले आता, कभी मिठाई, कभी मेरी पसंद का दुपट्टा। वो छोटी छोटी बातों से मुझे खास महसूस करवाता था। रात को देर तक हम बातें करते, वो अपने काम के किस्से सुनाता, मैं अपने बचपन की बातें बताती। हालांकि लॉकेट वाला सच मैंने अभी तक उसे नहीं बताया था, लेकिन कई बार उसे देखते हुए मन करता था कि सब कुछ कह दूं। उसकी आंखों में भरोसा था। वो कहता कि तुम आई हो तो घर घर लगने लगा है। मैं ये सुनकर शर्मा जाती थी। मेरी सास भी हम दोनों को देखकर खुश होती थी, कहती कि ऊपर वाले ने मेरे बेटे को सही जोड़ी दी है। घर में शांति थी, प्यार था, सम्मान था। सुबह चाय की खुशबू होती, दोपहर में हंसी की आवाजें और शाम को इंतजार कि राज कब लौटेगा। मैं कभी आंगन में पौधों को पानी देती, कभी सास के साथ बैठकर बातें करती, कभी अपने कमरे में लॉकेट खोलकर उस तस्वीर को देखती और सोचती कि जिंदगी कितनी अजीब है। एक तरफ मुझे अपना सच मिला था, दूसरी तरफ मुझे नया परिवार मिल गया था। मैं कई बार रात को ऊपर वाले का शुक्रिया करती थी कि उसने मुझे इतने अच्छे लोग दिए हैं। 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। फिर एक दिन राज ने कहा कि उसे वापस बाहर काम पर जाना होगा, क्योंकि नौकरी जरूरी है घर चलाने के लिए। ये सुनकर मेरा मन बैठ गया, लेकिन मैं समझती थी कि मजबूरी क्या होती है। जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि उदास मत होना, जल्द ही लौटूंगा। माँ का ध्यान रखना और अपना भी। मैं रो पड़ी। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, मैं जहाँ भी रहूंगा दिल तो यहीं रहेगा। वो 2 महीने सच में मेरे लिए किसी खूबसूरत सपने जैसे थे, जिनमें पहली बार मुझे लगा था कि शायद अब जिंदगी मुझे भी खुश रहने देगी। और उस समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। राज फिर से काम करने के लिए बाहर चले गए थे और उनके जाने के बाद घर एकदम खाली खाली लगने लगा था। पहले जब वो घर में रहते थे तो हर वक्त हंसी रहती थी, बातें होती थी, इंतजार रहता था कि कब शाम हो और हम साथ बैठे। लेकिन अब फिर से वही दूरी आ गई थी। हालांकि शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राज हर महीने पैसे भेज देते थे, कभी 1 महीने का तो कभी 2 महीने का, थोड़ा ज्यादा, ताकि हमें किसी चीज की कमी न रहे। मैं और मेरी सास बाजार जाते थे, राशन लेते थे, कभी कपड़े देख लेते थे, कभी चूड़ियाँ, कभी घर की छोटी मोटी चीजें ले आते थे। रास्ते भर बातें करते हंसते रहते थे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह साथ लेकर चलती थी और मैं भी उन्हें माँ कहकर ही बुलाती थी। सच कहूँ तो मुझे अब वो घर अपना लगने लगा था। मैं सुबह उठती तो सास के साथ चाय पीती, फिर घर का काम करती, दोपहर में हम दोनों साथ खाना खाते, शाम को छत पर बैठ जाते और राज की बातें करते कि वो कब आएगा, क्या लाएगा, कैसा होगा। ये सब सोचकर मैं मुस्कुरा देती थी। लेकिन जिंदगी कब एक जैसी रहती है। एक शाम मैं और मेरी सास आंगन में बैठे बातें कर रहे थे, तभी राज की कॉल आई। सास ने फोन उठाया और मुस्कुराकर पूछा कि कैसे हो बेटा। उधर से उसकी आवाज़ थोड़ी बुझी हुई थी। उसने कहा, माँ, काम में थोड़ा नुकसान हो गया, इस बार मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा, कुछ दिन संभाल लो। सास का चेहरा एकदम उतर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोली, कोई बात नहीं बेटा, हम मैनेज कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम अपना ध्यान रखो। फोन कट गया तो मैं उनके चेहरे को देखती रह गई। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी सर हिला दिया, लेकिन दिल में चिंता बैठ गई। धीरे धीरे 2-3 महीने ऐसे ही निकल गए। राज का काम ठीक नहीं चल रहा था और पैसे नहीं आए। हम किराए के घर में रहते थे, किराया भी जमा होता जा रहा था, राशन भी सोच समझकर चलाना पड़ता था। कई बार सास खुद कम खाती और कहती कि मेरा मन नहीं है, तुम खा लो। मैं समझ जाती थी, लेकिन कुछ नहीं कह पाती। जिस गली में हम रहते थे वहाँ सारे ही घर किराए के थे और उन सब का मालिक एक सेठ था। बहुत कठोर आदमी था। उसे किसी की मजबूरी से कोई मतलब नहीं था, उसे बस हर महीने पैसा चाहिए होता था। लोग उससे डरते थे, क्योंकि वो गुस्से वाला था और बात बात पर बेइज्जती करता था। एक दिन वो दरवाजे पर आया और जोर से आवाज लगाने लगा,
सास बाहर गई तो वो बोला, अगर इस बार किराया नहीं मिला ना तो मैं तुम दोनों को सामान सहित बाहर फेंक दूंगा, सड़क पर खड़ा कर दूंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पड़ोसी भी झांकने लगे। सास हाथ जोड़कर बोली, थोड़ा समय और दे दीजिए, पैसे मिलते ही दे देंगे। उसने घूर कर देखा और बोला, दोबारा मत कहना। फिर चला गया। उस दिन पहली बार मैंने सास को रोते देखा। वो कमरे में आकर चुपचाप बैठ गईं। मैंने उनका हाथ पकड़ा तो बोली, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक होगा। लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। कुछ दिन के बाद एक शाम मैं और मेरी सास बाजार जा रहे थे। रास्ते में अचानक वो सेठ पीछे से आ गया। मैं उसकी आहट से ही घबरा गई। जब उसने पास आकर हमें रोका तो उसकी नज़र सीधी मुझ पर पड़ी। वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था कि मेरा पूरा शरीर सिहर गया। फिर वो हल्की गंदी मुस्कान के साथ बोला, अभी तक पैसे नहीं दिए। मैंने डर कर तुरंत सास के पीछे खुद को छुपा लिया। सास बोली, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, इस तरह रास्ते में तमाशा मत कीजिए, लोग देख रहे हैं। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर हंसकर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें अब भी मेरे ऊपर हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार डरकर उठ जाती थी। कुछ दिनों के बाद दोपहर का समय था। सास मंदिर गई थी। मैं घर में अकेली थी। तभी दरवाजा धक्का देकर खुला और वो सेठ अंदर आ गया। मैं उसे देखकर घबरा गई और पीछे हट गई। तभी सास भी लौट आई। वो सीधे आंगन में आकर खड़ा हो गया और बोला, बहुत दिन से प्यार से बात कर रहा हूँ, अब साफ साफ सुन लो। मुझे तुम्हारी बहू बहुत पसंद है। तुम चाहो तो इसे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा और ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई आदमी इतना गिर सकता है। मैं पत्थर सी खड़ी रह गई। शर्म, डर, गुस्सा सब एक साथ उमड़ आया। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी मेरी सास तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे दीवार बन गई हों। उन्होंने गुस्से में कहा कि देखिए, आपको किराया मिलेगा, लेकिन आप मेरी बहू के बारे में इस तरह की गंदी बातें नहीं कर सकते। अभी के अभी यहाँ से चले जाइए। वो हंसा और बोला, बहुत इज्जत दिखा रही हो। 2 दिन बाद अगर मुझे पैसा नहीं मिला, मैं फिर लौट कर आऊंगा, और जब लौटूंगा ना तो तुम्हारी इस बहू को उठाकर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरा खून जम गया। मैं डर के मारे सास का हाथ पकड़कर खड़ी रह गई। वो जाते जाते फिर मुझे देखकर मुस्कुराया और बाहर निकल गया। उसके जाते ही मेरे पैर जवाब दे गए। मैं वहीं बैठ गई और रोने लगी। सास भी बहुत परेशान हो गई। वो मुझे सीने से लगाकर कहने लगी कि डर मत बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन मैं उनकी धड़कन महसूस कर रही थी। वो खुद भी कांप रही थी। उस शाम घर में चूल्हा नहीं जला। हम दोनों चुप बैठे रहे, बार बार दरवाजे की तरफ देखते रहे। हर आहट पर दिल उछल जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। राज को बताऊं तो वो दूर है और खुद परेशान है। न बताऊं तो ये मुसीबत सर पे खड़ी है। मैं रात भर जागती रही, कभी लॉकेट पकड़ती, कभी ऊपर वाले को याद करती, कभी सोचती अगर वो सच में 2 दिन बाद आ गया तो क्या होगा। मेरी सास भी सारी रात करवटें बदलती रहीं। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस छोटे से घर में पहली बार मुझे लगा कि दीवारें भी हमें बचा नहीं पाएंगी और हम दोनों औरतें कितनी अकेली हैं, दुनिया के बीच खड़ी हुई, बिना सहारे, बिना सुरक्षा, बस उम्मीद के सहारे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह पैसे जुट जाएं और उस आदमी का किराया चुका दें, ताकि वो फिर कभी हमारे दरवाजे पर ना आए। लेकिन जितना भी जोड़ते उतना कम पड़ जाता था। कभी राशन लेना ज़रूरी हो जाता, कभी दवाई, कभी और खर्च निकल आता और पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। दिन गुजरते जा रहे थे और डर हमारे सर पर मंडरा रहा था। 2 दिन ऐसे बीते जैसे 2 साल बीत गए हों। मैं और मेरी सास हर आहट पर चौंक जाती थी, दरवाजे की तरफ देखते रहते थे। रात को नींद गायब हो चुकी थी। हम दोनों चुपचाप बैठे रहते और बस एक दूसरे का चेहरा देखते रहते थे। उस रात का समय मुझे आज तक याद है। रात का लगभग 1 बज रहा था। पूरा मोहल्ला सो चुका था। गली सुनसान थी। तभी घर के बाहर कुछ लोगों की धीमी आवाजें आने लगीं। पहले लगा कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन फिर किसी ने हमारे दरवाजे को हाथ लगाया। मेरी सांस अटक गई। मेरी सास धीरे से उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। जैसे ही उन्होंने देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, वही है मकान मालिक और उसके साथ 2 आदमी और हैं। मेरे और मेरी सास दोनों के हाथ पैर कांपने लगे। हमें समझ आ गया कि वो अपनी धमकी सच करने आया है।
किसी भी वक्त वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ सकता था। मैं रोने लगी और सास के गले लग गई। तभी उन्होंने मुझे अलग किया और बहुत सख्त आवाज़ में कहा, बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में मुझे तुमसे ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। इन लोगों को मैं देख लूँगी। मैं इन्हें बातों में उलझाऊंगी। तुम पीछे से निकल जाओ और कहीं दूर चली जाना। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। तो वो मेरी आंखों में देखकर बोली, पागल मत बन। अगर तू यहीं रही तो वो तुझे बर्बाद कर देगा। मैं फिर भी नहीं मानी। मैंने कहा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानती हो तो अभी चली जाओ, वरना मैं यहीं खुद को मार लूंगी। इतना कहकर उन्होंने पास रखी छुरी उठा ली। मैं उन्हें देखकर डर गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा मजबूत था। बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ तेज़ हो रही थी। वो आदमी गालियाँ दे रहा था और कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो। मैं कांपते हुए पीछे हटी। सास ने मुझे खिड़की की तरफ धक्का दिया और बोली, भाग जा बेटी, भाग जा। ऊपर वाला तेरा रखवाला है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं रोते हुए खिड़की से बाहर कूदी और अंधेरे में भागने लगी। पीछे से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। फिर घर के अंदर घुसने की धमकें सुनाई दी। मुझे उस आदमी की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरी सास से मेरे बारे में पूछ रहा था। सास चिल्ला रही थी। कुछ गिरने की आवाज़ें आ रही थी। मैं सब सुन रही थी, लेकिन रुक नहीं सकती थी। मैं अपने कानों पर हाथ रखे भागती जा रही थी ताकि उनकी चीखें न सुनूं। मेरा दिल फट रहा था, लेकिन कदम रुकते नहीं थे। मैं भागते भागते बहुत दूर निकल आई थी। सांस फूल चुकी थी, पैरों में जान नहीं थी, हाथ पैर कांप रहे थे। गली खत्म हो गई थी। अब सुनसान रास्ता था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयाँ थी। मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उस समय हर इंसान मुझे खतरा लग रहा था। मुझे लग रहा था हर चेहरा उसी आदमी जैसा होगा। बहुत देर तक भागने के बाद मैं कहीं दूर जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी, सीना धड़क रहा था, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, किस रास्ते पर आई हूँ, अब कहाँ जाऊंगी। मेरे पास न पैसे थे, न कोई अपना था, न कोई सहारा। मैंने कांपते हाथों से अपना दुपट्टा चेहरे पर खींच लिया ताकि अगर कोई गुजरे तो मुझे पहचान न सके। मैं खुद में सिमट कर बैठ गई। रात बहुत ठंडी लग रही थी। डर से मेरा शरीर जकड़ गया था। तभी दूर से एक गाड़ी की रोशनी मेरी तरफ आती दिखी। पहले हल्की सी रोशनी थी, फिर तेज होती गई। जैसे जैसे वो पास आई, मेरा डर और बढ़ता गया। मैं फिर से कांपने लगी। मुझे लगा शायद वही लोग मुझे ढूंढते हुए आ गए हैं। मैं उठकर भागना चाहती थी, लेकिन पैरों में ताकत नहीं थी। गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी, दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बूढ़ी औरत उतरी। उसने बहुत साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर उम्र थी, लेकिन आंखों में नरमी थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और झुककर बोली, बेटी, कौन हो तुम? मैं उसे बस देखती रह गई। मेरे होठ सूख गए थे, आवाज़ गायब थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसने फिर प्यार से पूछा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बताओ कौन हो तुम? इतनी रात यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे किसी पर भरोसा करने से डर लगने लगा था। मेरी आंखें बस उसे देख रही थी और दिल पूछ रहा था, क्या ये मदद है या कोई नई मुसीबत? वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरे पास आई और बहुत प्यार से मुझसे बात करने लगी। उसकी आवाज़ इतनी नरम थी कि मेरे डर से जमे हुए दिल में थोड़ा भरोसा जागा। उसने झुककर कहा, बेटी। उसकी आवाज़ इतनी नरम थी कि मेरे डर से जमे हुए दिल में थोड़ा भरोसा जागा। उसने झुककर कहा, बेटी, डरो मत, मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में कैसे बैठी हो? फिर उसने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। उस स्पर्श में मुझे पहली बार माँ जैसा सुकून महसूस हुआ। मुझे लगा शायद ऊपर वाले ने सच में मेरी मदद के लिए इसे भेजा है। मैं रो पड़ी और टूटे टूटे शब्दों में उसे सब कुछ बता दिया कि कैसे कुछ लोग रात में हमारे घर घुस आए थे, कैसे मेरी सास ने मुझे बचाने के लिए खिड़की से भगा दिया और कैसे मैं भागती हुई यहाँ तक आ गई। उसने मेरी बात सुनी और लंबी सांस लेकर बोली, अरे अरे, कैसा जमाना आ गया है। शरीफ लोगों का तो जीना मुश्किल कर दिया है लोगों ने। बेटी, तुमने बहुत दुख देखे हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूँ। उसने फिर कहा कि तुम डरो मत, आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मैंने तुरंत सर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वो लोग अभी वहीं होंगे।
पता नहीं उन्होंने मेरी सास के साथ क्या किया होगा। मैं बहुत डर रही थी। वो थोड़ी देर सोचने का नाटक करके बोली कि अच्छा, ऐसा है तो चलो मेरे घर चलो। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। तुम आराम कर लेना, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। उसने इतनी अपनीपन भरी बात की कि मैं उसकी बातों में आ गई। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं कांपते कदमों से उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। रात का अंधेरा था, रास्ते सुनसान थे। मैं खिड़की से बाहर देखती रही और मन ही मन ऊपर वाले को याद करती रही। वो रास्ते भर मुझसे पूछताछ करती रही, लेकिन उसके सवाल उस समय मुझे सामान्य लगे। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम सुरभि है। उसने पूछा कि शादी हुई है? मैंने कहा कि हाँ, अभी थोड़ा ही समय हुआ है। उसने पूछा कि पति कहाँ है? मैंने कहा कि बाहर काम करता है। मैं और मेरी सास साथ रहते हैं। फिर उसने पूछा, तुम्हारे आगे पीछे कोई और नहीं है जो तुम्हें ढूंढने आए? उसके चेहरे पर हल्की सी अजीब मुस्कान थी, लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पाई। मैंने सीधा जवाब दिया कि नहीं, बस मेरे पिता हैं, उनसे कभी कभार बात हो जाती है। उसने कहा कि अच्छा, और फिर वो चुप हो गई। अब मुझे उसकी चुप्पी भारी लगने लगी थी। कुछ देर के बाद गाड़ी शहर के अच्छे रास्तों से हटकर एक अजीब से इलाके में मुड़ गई। गलियां तंग थीं, कुछ घरों में तेज रोशनी थी, कुछ जगह जोर जोर से गाने बज रहे थे, कुछ आदमी इधर उधर घूम रहे थे। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोली, बस पहुंच गए बेटी, अब तू आराम करेगी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसे देखकर सुकून नहीं, डर महसूस हो रहा था। बाहर रंग बिरंगी लाइटें थी। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे। ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खोला। उस औरत ने मुझे नीचे उतरने को कहा। मैं जैसे ही बाहर आई, मेरी नज़र चारों तरफ गई। वहाँ बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उन्होंने चमकीले छोटे कपड़े पहने हुए थे, बहुत तेज मेकअप किया हुआ था। कुछ हंस रही थी, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। बहुत सारे आदमी भी वहां थे। कोई जोर से हंस रहा था, कोई लड़कियों को घूर रहा था। वो जगह मुझे बहुत डरावनी लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं पीछे हट गई और उस औरत से कहा कि देखिए, मुझे अपने घर जाना है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जाने दीजिए। उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। जो औरत कुछ देर पहले मीठी आवाज में बात कर रही थी, उसकी आंखें अब कठोर हो गईं। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मरोड़ दिया। दर्द से मेरी चीख निकल गई। वो दांत पीसकर बोली, लड़की, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ घुमाने लाई हूँ? चल मेरे साथ। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने मेरे बाल पकड़कर जोर से खींचा। मैं जमीन पर गिर गई। मेरे घुटने छिल गए, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हाथ जोड़कर रोने लगी कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं गलत जगह आ गई हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, जैसे ये सब वहाँ रोज होता हो। कुछ लड़कियां मुझे देखकर नजरें झुका रही थी, जैसे वो खुद कभी मेरी जगह रह चुकी हों। मैं जमीन पर पड़ी रोती रही, लेकिन किसी को दया नहीं आई। उस औरत ने गाली देते हुए कहा कि बहुत सीधी बन रही है, 2 दिन में सब अकड़ निकल जाएगी। फिर उसने दो आदमियों को इशारा किया। उन्होंने मुझे पकड़कर उठाया। मैं छूटने की कोशिश करती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ उस शोर में कहीं दब गई। मुझे अंदर ले जाया जा रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरे कुएं में गिरती जा रही हूँ। उस पल मुझे अपनी सास याद आई, जो मुझे बचाने के लिए अकेली उन दरिंदों के सामने खड़ी रह गई थी। मुझे राज याद आया, जो दूर कहीं था और नहीं जानता था कि उसकी पत्नी किस मुसीबत में फंस गई है। मुझे अपने पिता याद आए और वो लॉकेट जो अब भी मेरे गले में था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए मन ही मन कहा कि ऊपर वाले, अगर तू है तो मुझे यहाँ से बचा ले। लेकिन उस वक्त वहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं था और मैं एक नई भयावह कैद के दरवाजे पर खड़ी थी। उसी रात मुझे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाया गया और अंदर धक्का देकर बंद कर दिया गया। दरवाज़ा बाहर से जमा दिया गया। मैं पूरी ताकत से दरवाजे पर मुक्के मारती रही, चिल्लाती रही कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे घर जाना है। मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें अपना हाथ भी दिखाई न दे। हवा भारी थी, दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी। मैं घुटनों में सर देकर रोती रही, कभी दरवाजे तक भागती, कभी कोने में सिमट जाती।
डर ऐसा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं रोते रोते कब बेहोश हो गई, मुझे खुद नहीं पता चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सर भारी था, आंखें सूजी हुई थी, गला सूख चुका था। तभी दरवाज़ा खुला और तेज रोशनी कमरे के अंदर आई। मैं तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रखकर बैठ गई। कुछ पल के बाद धीरे धीरे सामने देखा तो वही औरत खड़ी थी जो मुझे रात यहाँ लेकर आई थी। अब उसके चेहरे पर रात वाली मीठी मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बस कर लड़की, कितना रोएगी, अब तुझे यहीं रहना है, तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई। मैं कांपती आवाज में बोली कि तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो, ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी सास मेरा इंतजार कर रही होंगी, वो शायद मेरे लिए रो रही होंगी। उसने हंसते हुए कहा, कौन सास, कैसी सास? अब तेरा कोई नहीं है, जो है सब यही है। आज से तुझे यहीं रहना है। मैं उसे गुस्से से देखने लगी, मेरी आंखों में डर भी था और नफरत भी। तभी वो तेज कदमों से मेरे पास आई और बिना कुछ कहे मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरी गर्दन एक तरफ झटक गई, कानों में आवाज गूंजने लगी। उसने उंगली दिखाकर कहा कि चुप कर। अगर अब मैंने तेरी आवाज सुनी ना, या तूने यहाँ से भागने की कोशिश की, तो मैं तेरे साथ वो करूंगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। मैं सहम गई, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहे। उसके बाद उसने बाहर खड़े किसी को आवाज दी और थोड़ी देर में एक लड़की अंदर आई। उसका नाम विमला था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर थकान उम्र से बहुत बड़ी लग रही थी। आंखों में बुझी हुई उदासी थी। मालकिन ने उससे कहा कि आज रात बड़ी मालकिन आने वाली है, इनके सामने इसे पेश करना है, इसे तैयार कर देना। इतना कहकर वो औरत चली गई। दरवाजा फिर बंद हो गया। जैसे ही वो गई, मैं तुरंत विमला के पैरों में गिर पड़ी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा कि देखो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे उसके पास जाना है। मेरा घर है, मेरी सास है, वो मेरी माँ जैसी है, मुझे यहाँ पर मत रखो। विमला कुछ पल मुझे देखती रही। उसकी आंखों में दया की हल्की चमक आई, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, किसका घर, कैसा पति, ये सब बातें इस जगह के बाहर की हैं। इस चार दीवारी के अंदर औरत बिकती है, खरीदी जाती है, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मैंने रोते हुए कहा कि ऐसा मत कहो, मैं मर जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसने हल्की सांस ली और बोली, अभी तो नई है इसीलिए तड़प रही है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं चीख कर बोली कि नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये सब नहीं करूंगी। वो मेरे पास बैठ गई और पहली बार उसकी आवाज़ थोड़ी नरम हुई। उसने कहा कि परेशान मत हो लड़की, रात को जब मालकिन के सामने तुझे पेश किया जाएगा तो तू उनसे बात करके देख लेना, हो सकता है तेरे ऊपर रहम आ जाए। मैं समझ गई थी कि वो खुद भी मजबूर है, शायद कभी वो भी मेरी तरह यहाँ लाई गई होगी। शायद उसकी आंखों की बुझी रोशनी उसकी कहानी की गवाही थी। उसने एक गठरी खोली और उसमें से लाल रंग का जोड़ा निकाला। कपड़ा चमकदार था, लेकिन मुझे वो मौत की चादर जैसा लगा। उसने मेरे सामने रख दिया और बोली, तैयार हो जा। मैं उस जोड़े को देखती रह गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं उसे छू भी नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे ये कपड़ा नहीं, मेरी इज्जत पर डाला जाने वाला दाग है। मैंने लॉकेट को पकड़ लिया जो अब भी मेरे गले में था और उसे सीने से लगा लिया। मुझे राज याद आया, उसका मुस्कुराता चेहरा, उसकी बातें, उसका कहना कि मैं जल्द ही लौटूंगा। मुझे अपनी सास याद आई, जो शायद अब भी मुझे ढूंढ रही होंगी या मेरे लिए रो रही होंगी। मुझे अपना घर याद आया, जहाँ मैं चूल्हे के पास बैठती थी, जहाँ शाम को इंतजार होता था, और अब मैं यहाँ थी एक बंद कमरे में, जहाँ मेरी सांस भी मेरी नहीं थी। विमला ने कहा कि जल्दी करना, वरना फिर मार पड़ेगी। मैंने कांपते हाथों से जोड़ा उठाया और एक कोने में जाकर बैठ गई। आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। मैं कपड़े बदल भी नहीं पा रही थी। हर धड़कन के साथ डर बढ़ता जा रहा था। बाहर से हंसी की आवाजें आती थी, कदमों की आहट आती थी, किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी, और मुझे लग रहा था मैं किसी अंधेरी खाई में धकेली जा रही हूँ। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि इंसान को मारने के लिए हमेशा हथियार नहीं चाहिए, कभी कभी उसकी उम्मीद छीन लेना ही काफी होता है। और मेरी उम्मीद उसी कमरे में टूटती जा रही थी। फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ बाकी थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई दरवाजा खुले, शायद राज आ जाए।
शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। लेकिन उस वक्त मेरे सामने सिर्फ लाल झोला था, बंद दरवाजा और आने वाली रात का डर था। थोड़ी देर बाद विमला फिर मेरे कमरे में आई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी साफ दिख रही थी। उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी से मेरे पास आकर बोली, सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर तुम तैयार नहीं हुई ना, तो ये लोग तुम्हें बहुत मारेंगे। मेरी बात मान लो। अभी जितना कह रही हूँ उतना कर लो। मैं उसकी तरफ देखती रही। मेरे अंदर गुस्सा, डर, दर्द सब कुछ एक साथ भरा हुआ था। मैंने सख्त आवाज में कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ना ही इनके दिए कपड़े पहनूंगी। तुम मेरा भला चाहती हो तो मुझे यहाँ से भागने में मदद करो। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। विमला ने गहरी सांस ली और बोली, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। अगर तुम यहाँ से किसी तरह निकल भी गई ना, तो ये लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे और फिर तुम्हारे साथ वो करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैं टूटना नहीं चाहती थी। मैंने कमरे के कोने में पड़ा एक कांच का गिलास उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। गिलास टूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े जमीन पर बिखर गए। मैंने एक नुकीला टुकड़ा उठाया और अपनी कलाई पर रख लिया और फिर कांपती आवाज में कहा कि मैं खुद को जान से मार लूंगी, मगर इन लोगों की बात नहीं मानूंगी। मैं जिंदा रहकर ये जिल्लत नहीं सहूंगी। विमला घबरा गई। वो तुरंत मेरे पास आई और बोली, ऐसा मत करो। अगर तुमने अपने साथ कुछ किया ना और फिर तुम बच गई, तो ये लोग तुम्हें जिंदा जला देंगे। मेरी बात मानो, अभी शाम तक सब्र करो। जब मालकिन आएंगी तब उनसे बात करके देखना, हो सकता है वो तुम्हारे ऊपर रहम कर दे। उसकी बात सुनकर मैंने आंसू पोंछे और पूछा, कौन है ये मालकिन और ये हम जैसी लड़कियों के साथ इतना जुल्म क्यों करती हैं? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। कौन है वो और किस हक से किसी की जिंदगी बर्बाद करती है? मैं उससे ये सब पूछ ही रही थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला और वही औरत अंदर आई जो मुझे रात यहाँ लाई थी। उसके हाथ में कपड़े थे और साथ में मेकअप का सामान भी था। उसकी चाल में घमंड था और आंखों में जहर। उसने वो सामान विमला के हाथ में पटकते हुए कहा, अब तक इसे तैयार क्यों नहीं किया गया? क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे हर काम वक्त पर चाहिए। विमला डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोली कि ये तैयार नहीं होगी और ना ही मैं इससे जबरदस्ती कराऊंगी। इतना सुनते ही उस औरत ने बिना देर किए विमला के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। विमला लड़खड़ा गई। उसने गुस्से में कहा, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। लगता है भूल गई मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं ये सब देखकर कांप उठी। मेरे अंदर आग भर गई। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से सामान छीनकर जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम औरत होकर औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। उसने मेरी तरफ ऐसी नजर से देखा जैसे मुझे अभी खा जाएगी। फिर झपटकर मेरे बाल पकड़ लिए और जोर से खींचा। दर्द से मेरी चीख निकल गई। उसने मेरे चेहरे के पास आकर कहा, लड़की, तुझे मैं बाद में देखूंगी। आज रात तेरी ऐसी अकड़ तोड़ूंगी कि तू खुद पहचान नहीं पाएगी। फिर उसने मुझे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरा सर दीवार से टकराया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। विमला मुझे उठाने दौड़ी तो उसने उसे फिर डांटा और कहा कि इसे तैयार करो, वरना तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगी कि याद रखोगी। वो इतना कहकर बाहर चली गई। दरवाजा फिर से बंद हो गया। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। सिर्फ मेरी सिसके और विमला की टूटी सांसें सुनाई दे रही थी। विमला ने मुझे उठाया और बिस्तर पर बैठाया। उसके अपने गाल पर थप्पड़ का निशान लाल हो चुका था। मैंने उसे देखा तो लगा वो भी कैदी है, बस उसकी जंजीरें पुरानी हो चुकी हैं। उसने धीमे से कहा, मैं चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पा रही, मुझे माफ कर देना। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, मुझे उस पर तरस आया। मैंने कहा, तुम यहाँ कब से हो? उसने नजरें झुका ली और बोली, इतना वक्त हो गया कि गिनती भूल गई। फिर वो चुप हो गई। मैं समझ गई उसके अंदर भी बहुत दर्द दफन है। कमरे में बिखरा हुआ मेकअप का सामान पड़ा था। लाल जोड़ा कुर्सी पर था। टूटा कांच जमीन पर चमक रहा था और मैं सोच रही थी, क्या सच में इंसान इतना गिर सकता है कि किसी की चीख सुनकर भी उसका दिल ना पिघले? शाम धीरे धीरे पास आ रही थी और उसके साथ ही मेरा डर भी बढ़ रहा था। मैं बार बार लॉकेट पकड़ती और ऊपर वाले से कहती, अगर तू कहीं है तो आज मुझे बचा ले, क्योंकि अगर आज कुछ ना हुआ तो शायद मैं कल वही नहीं रहूंगी जो आज हूँ। शाम हो गई थी और कमरे के बाहर से लड़कियों और आदमियों के हंसने के बोलने की आवाजें आने लगी थी। कोई जोर से हंस रहा था, कोई गाने चला रहा था, कोई ऊंची आवाज में बातें कर रहा था, लेकिन वो सारी आवाजें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। मुझे लग रहा था जैसे हर हंसी मेरे दर्द का मजाक उड़ा रही हो।
कमरे में बैठी मैं कांप रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। दरवाजा बंद था, खिड़की ऊंची थी, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि भाग जा, जैसे भी हो भाग जा, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी। मैं घुटनों में सर देकर बैठ गई और ऊपर वाले से रो रोकर दुआ मांगने लगी कि मुझे किसी तरह यहाँ से बचा ले, मुझे मेरी सास के पास पहुँचा दे, मुझे मेरे घर पहुँचा दे, मुझे इस नरक से निकाल ले। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक दूसरी लड़की कमरे में आई। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने मुझे देखकर कहा कि क्या बात है लड़की, तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? मालकिन आ गई है, नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की होकर मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, तुम मुझे उन दरिंदों के सामने भेजने की बात कर रही हो, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। उसने मेरी तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोली, इंसानियत? वो क्या होता है? यहाँ ऐसी बातें नहीं करते, यहाँ बस वही होता है जो कहा जाता है। अब जल्दी कर, तैयार हो जा, नीचे से तेरा ही नाम ले रहे हैं। मैंने जोर से कहा कि मैं तैयार नहीं होंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन नीचे नहीं जाऊंगी। वो लड़की कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा फिर खुला और वही औरत अंदर आ गई जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। उसने आते ही मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे बिस्तर से नीचे खींच लिया। दर्द से मेरी चीख निकल गई। मैं उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो और जोर से खींचती रही। उसने गाली देते हुए कहा कि बहुत नाटक कर लिया, अब नीचे चल। मैं रोती रही, कहती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए कमरे के बाहर निकाला। पहली बार मैंने उस जगह को साफ देखा। लंबा सा बरामदा था, दोनों तरफ कमरे थे, कुछ दरवाजे खुले थे जिनमें लड़कियां बैठी थी, कुछ रो रही थी, कुछ पत्थर बनी छत को देख रही थी, कुछ ने हार मान ली थी। नीचे से तेज संगीत की आवाज आ रही थी। मैं सीढ़ियों पर अटकती गिरती संभलती नीचे लाई जा रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं हर कदम पर कोशिश करती कि किसी तरह छूट जाऊं, लेकिन वो औरत बहुत ताकत से मुझे पकड़े हुई थी। नीचे बड़ा सा हॉल था, वहां रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। कोई आदमी बैठे थे, कोई हंस रहा था, कोई शराब पी रहा था, कोई मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उनकी नजरें देखकर मेरा खून जम गया। मुझे लगा जैसे मैं इंसानों के बीच नहीं, भेड़ियों के बीच खड़ी हूँ। वहां बीच में एक बड़ी कुर्सी जैसी जगह पर एक औरत बैठी थी। सब उसे मालकिन कह रहे थे। उसकी उम्र ज्यादा थी, लेकिन चेहरे पर घमंड और आंखों में सख्ती थी। उसने भारी गहने पहने थे और हाथ में हुक्का जैसा पाइप था। सब लोग उससे डरते दिख रहे थे। मुझे उसके सामने घसीट कर ले जाया गया और उस औरत ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं सीधा जाकर उसके कदमों में गिर पड़ी। मेरे हाथ फर्श पर टिके थे, सांसें तेज चल रही थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, सब मुझे देख रहे थे। मालकिन ने धीरे से मेरी ठुड्डी ऊपर उठाई और मुझे गौर से देखने लगी, जैसे कोई सामान परख रही हो। उस नज़र ने मेरी रूह तक हिला दी। मैं कांपते हुए पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पीछे वही औरत खड़ी थी जिसने मुझे पकड़ा हुआ था। उस पल मुझे लगा कि अगर आज कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, और मैंने डर की वजह से अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। मेरी सांसें तेज चल रही थी, दिल सीने से बाहर निकलने को था। मैं अभी तक उस औरत का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके सामने सब लोग झुके हुए हैं और वही इस पूरी जगह की मालकिन है। मैं जमीन पर गिरी हुई थी, हाथ जोड़कर रो रही थी, बार बार कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मेरी आवाज़ कांप रही थी और शब्द टूट रहे थे। कुछ पल के बाद हिम्मत करके मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सर उठाकर उसकी तरफ देखा। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, मुझे लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून सूख गया हो। मेरी सांसें अटक गईं, दिल की धड़कनें रुक सी गईं, हाथ पैर सुन पड़ गए। वो औरत कोई और नहीं थी, वो मेरी माँ थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही नाक, वही शक्ल, जिसे मैंने बरसों तक सिर्फ एक छोटे से लॉकेट में देखा था। वही तस्वीर जो मेरे गले में हमेशा रही थी, वही चेहरा आज मेरे सामने जिंदा बैठा था, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा मैंने कभी सोचा था। मैं उसे देखती रह गई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे समझ नहीं आया कि सपना देख रही हूँ यह सच सामने खड़ा है। मैंने कांपते हाथों से तुरंत अपने गले का लॉकेट पकड़ा, उसे खोला, फिर तस्वीर देखी, फिर सामने उसका चेहरा देखा। दोनों एक ही थे, कोई शक नहीं था। मेरी उंगलियां कांपने लगी,
लॉकेट हाथ से छूटते छूटते बचा। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन मेरे घुटनों में जान नहीं थी। मेरे मुंह से बस टूटी हुई आवाज निकली, माँ। ये शब्द निकलते ही मेरे अंदर सालों का दर्द उमड़ पड़ा। बचपन से जिन सवालों के साथ जी रही थी, वो सब मेरे सामने बैठा था। मैं कौन हूँ, मेरी माँ कौन है, उसने मुझे क्यों छोड़ा, वो सब आज एक चेहरे में बदलकर सामने था। लेकिन ये चेहरा मुझे सीने से लगाने वाला नहीं था। ये चेहरा उन लड़कियों की जिंदगी बेचने वाली औरत का था। मेरी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। मैं कांपती आवाज में बोली, आप मेरी माँ हो ना? आप वही हो ना जिसकी तस्वीर मेरे लॉकेट में है? देखो, ये लॉकेट मेरे पास है। मुझे पिताजी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें मेरी माँ की तस्वीर है। मैं रोते हुए उसके पैरों के पास लॉकेट खोलकर रखने लगी। वहां बैठे लोग हैरान होकर मुझे देख रहे थे। कमरे में फुसफुसाहट होने लगी। वो औरत पहले तो मुझे घूरती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी नज़र लॉकेट पर गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार सख्ती के पीछे छुपा तूफान दिखा। उसने झटके से लॉकेट मेरे हाथ से लिया, खोला और तस्वीर को घूरने लगी। उसके हाथ भी हल्के से कांप रहे थे। मैं उसे देख रही थी और मेरा दिल टूटता जा रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब वो मुझे गले लगा लेगी, शायद रो पड़ेगी, शायद कहेगी कि बेटी मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उस पल मेरे अंदर एक और डर जन्म ले चुका था। अगर यही मेरी माँ है, तो उसने मुझे सड़क पर क्यों छोड़ा? और अगर यही मेरी माँ है, तो आज वो यहाँ इस अंधेरे कारोबार की मालकिन कैसे बनी बैठी है? मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का हर सच एक साथ टूटकर मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। मैं वहीं जमीन पर बैठी थी, हाथ पैर फूल चुके थे, दिमाग सुन्न था और सामने मेरी माँ बैठी थी। लेकिन उस माँ को देखकर भी मुझे सुकून नहीं, डर महसूस हो रहा था। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को पा चुकी हूँ या हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। उसके हाथ में वो लॉकेट था और वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी ने उसकी बीती हुई पूरी जिंदगी एक छोटे से टुकड़े में बंद करके उसके सामने रख दी हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आंखें तस्वीर पर जमी हुई थी और चेहरे पर पहली बार वो घमंड नहीं था जो अभी कुछ देर पहले तक साफ दिखाई दे रहा था। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया था। जो लोग थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अब सब चुप थे। सबकी नजरें उसी औरत पर थी और मुझ पर थी। मैं जमीन पर बैठी हुई कांप रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था सब सुन सकते हैं। मैं बार बार अपने गले को छू रही थी, जहां से लॉकेट उतर चुका था और अब उसके हाथ में था। कुछ पल तक तो वो कुछ बोली नहीं, बस तस्वीर को देखती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। मैंने पहली बार उसे रोते देखा था। वो धीरे धीरे अपनी बड़ी कुर्सी से उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे जमीन भी उसे संभाल नहीं पा रही हो। वो मेरे पास आई और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। फिर अचानक उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं हैरान रह गई। मेरा शरीर जाम हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे दूर धकेल दूं या उसके सीने से लगकर रो दूं। उसकी आवाज़ टूट रही थी जब उसने कहा कि हाँ, तू मेरी ही बेटी है, मेरी खोई हुई बेटी। मेरी बात सुनते ही मेरे अंदर सालों से जमा दर्द एक साथ बाहर आने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मेरा दिल शांत नहीं हुआ। उसमें हजार सवाल थे। मैं उसके गले से अलग हुई और कांपती आवाज में कहा, अगर आप मेरी माँ हो, तो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? और आप ये सब क्यों कर रही हो? आप औरत होकर औरतों को इस नरक में क्यों धकेल रही हो? मेरी बात सुनकर वहां खड़े सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज यहाँ लाई गई लड़की इस जगह की मालकिन की बेटी निकली। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर भारी सांस लेकर पास रखे सोफे पर बैठ गई। उसने मुझे भी पास बैठने का इशारा किया, लेकिन मैं खड़ी रही। उसने सर झुका लिया और धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बेटी, मेरी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। मैं भी सपने लेकर अपने ससुराल गई थी, सोचा था अपना घर होगा, अपना परिवार होगा। लेकिन वहां मुझे कभी बहू नहीं समझा गया, बस काम करने वाली समझा गया। जब तू मेरे पेट में आई, तो घर में हर दिन एक ही बात होती थी कि बेटा होना चाहिए, घर का नाम रोशन करेगा, वंश चलाएगा। मैं चुप रहती थी क्योंकि मेरे पास बोलने का हक नहीं था। और जब तू पैदा हुई और दाई ने कहा कि बेटी हुई है, उसी दिन सबके चेहरे बदल गए। किसी ने मिठाई नहीं बांटी, किसी ने मुझे बधाई नहीं दी, उल्टा मुझे मनहूस कहा गया। तेरी दादी कहती थी कि लड़की जनने वाली औरत घर बर्बाद कर देती है। तेरे बाप ने मुझे कई दिन तक देखा तक नहीं। मैं तुझे सीने से लगाकर रोती रहती थी। उसने रुककर आंसू पोंछे, फिर बोली, कुछ महीने तक मैंने सब सहा, मार डांट, ताने, भूखा रहना, सब। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे तुझे गोद में देकर घर से बाहर निकाल दिया। बोले, जहाँ जाना है जा,
हमें बेटी और उसकी माँ दोनों नहीं चाहिए। मैं दरवाजे पर बैठकर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं तुझे गोद में लेकर गलियों में भटकती रही। मेरे पास न पैसे थे, न कपड़े, न कोई अपना। मैं लोगों से मदद मांगती तो कोई धुतकार देता, कोई घूरता, कोई बुरी नज़र से देखता। मैं कई दिन तक तुझे लेकर इधर-उधर फिरती रही। भूखी थी, प्यास लगी थी, तू भी रोती रहती थी। एक दिन तू बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं था। मैं टूट चुकी थी। फिर मुझे सड़क किनारे पर एक पेड़ मिला। मैंने सोचा तुझे मैं वहीं लिटाकर पास से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मैं तुझे दुपट्टे में लपेटकर पेड़ के नीचे सुला गई और भागकर खाने की तलाश में चली गई। मैंने किसी से रोटी मांगी, किसी ने नहीं दी। फिर बहुत देर बाद एक दुकान वाले ने बचा हुआ खाना दिया। मैं उसे लेकर भागती हुई वापस आई, लेकिन जब वहां पहुंची तो तू वहां नहीं थी। उसने दोनों हाथ सर पर रख लिए और रोने लगी। मैं पागलों की तरह चिल्लाई, लोगों से पूछा कि मेरी बच्ची कहाँ गई, किसने उठाया? कोई कुछ नहीं बोला। मैं हर गली में भागी, हर राहगीर से पूछा, मंदिर गई, पुलिस के पास गई, लेकिन गरीब औरत की सुनता कौन है? मैं कई दिनों तक तुझे ढूंढती रही, फिर मेरी उम्मीद टूट गई। मैं खुद भी मर जाना चाहती थी। फिर मेरी मुलाकात इस जगह के पुराने मालिक से हुई। उसने मुझसे मीठी बातें की, कहा कि रहने की जगह दूंगा, खाना दूंगा, काम दूंगा। मैं मजबूर थी, उसके साथ चली आई। शुरू में उसने मुझे नौकरानी बनाकर रखा, फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये कैसी जगह है जहाँ लड़कियों को फंसाकर लाया जाता था, बेचा जाता था। मैं भागना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कहीं जाने को कुछ नहीं था। फिर उसने मुझे भी इसी दलदल में धकेल दिया। मैं बहुत रोई, बहुत लड़ी, लेकिन आखिर थक गई। साल गुजरते गए, मैं अंदर से पत्थर बनती गई। फिर जब वो मर गया तो ये पूरा धंधा मेरे हाथ में देकर गया। उसने कहा कि अब तू संभाल, और मैं इतनी टूट चुकी थी कि ना सही गलत समझ आया, ना किसी का दर्द। मैंने वही करना शुरू कर दिया जो मेरे साथ हुआ था। उसने रोते हुए कहा, बेटी मैं जानती हूँ मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं हर रात तेरी याद में रोती थी। मुझे लगता था मेरी बेटी कहीं होगी। अगर जिंदा होगी तो कैसी होगी, क्या खाती होगी, किस हाल में होगी। मुझे नहीं पता था कि किस्मत तुझे एक दिन मेरे सामने ऐसे लाएगी। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पहचान नहीं पाई। मैंने तुझे ही यहाँ खींच लिया। मैं पापिन हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। मैं उसके हाथों को देखती रह गई। जो हाथ कभी मुझे गोद में उठाते होंगे, वही हाथ आज कितनी लड़कियों को कैद में धकेल चुके थे। मेरा दिल फट रहा था। सामने मेरी माँ बैठी थी, जिसे पाने का सपना मैंने बरसों देखा था, लेकिन वो माँ वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। मैंने धीरे से कहा, अगर आप मुझे इतना चाहती थी तो फिर आपने दूसरों की बेटियों पर रहम क्यों नहीं किया? वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्योंकि मैं खुद को खो चुकी थी। बेटी, मैं दर्द से इतनी भर गई थी कि दूसरों का दर्द देखना बंद कर दिया था। मैं पत्थर हो गई थी, लेकिन आज तुझे देखकर सब याद आ गया। मैं फिर से इंसान बन गई हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन मन में उन लड़कियों की चीखें गूंज रही थी जो यहाँ कैद थी। मैं उससे नफरत भी कर रही थी और उसी पल उसे माँ कहकर पुकारना भी चाहती थी। उस रात में समझ गई थी कि जिंदगी कभी सीधी नहीं होती। कुछ लोग गुनाहगार होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके पीछे टूटे हुए सालों की लंबी कहानी छुपी होती है। फिर भी जुल्म तो जुल्म होता है और उसका हिसाब एक दिन जरूर होता है। अब मेरे सामने मेरी माँ थी, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रही थी कि मैंने उसे पाया है या फिर हमेशा के लिए खो दिया। उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया था और बहुत देर तक ऐसे ही पकड़े रहीं, जैसे बरसों से बिछड़ी हुई कोई चीज उन्हें आखिरकार वापस मिल गई हो। मैं भी रो रही थी, वो भी रो रही थी। उस रात उस बड़े से हॉल में पहली बार चीखों की जगह सिसकियां थी, और पहली बार उस औरत के चेहरे पर मालकिन वाला घमंड नहीं था, माँ वाला दर्द दिखाई दे रहा था। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और बहुत नरम आवाज में पूछा, बेटी तू यहाँ तक कैसे पहुंची? तेरे साथ क्या क्या हुआ? मुझे सब बता। मैं उन्हें देखती रही। फिर रोते रोते मैंने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। कैसे राज काम पर बाहर गए थे, कैसे किराए का पैसा ना होने पर मकान मालिक हमें परेशान करने लगा, कैसे उसने गंदी नज़र मुझ पर डाली, कैसे मेरी सास मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी रही, और किस तरह उस रात वो कुछ लोगों को लेकर घर आ गया। कैसे मेरी सास ने मुझे बचाने के लिए खिड़की से भगा दिया, और किस तरह मैं अंधेरे रास्ते पर भागती रही, और कैसे उनकी भेजी हुई लगने वाली बूढ़ी औरत मुझे बहला फुसलाकर यहाँ ले आई। मेरी बात सुनते सुनते माँ की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। वो बार बार अपना सर पकड़ लेती और कहती कि मैं कितनी अंधी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला।
मेरे लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसी वक्त वहां खड़ी उस बूढ़ी औरत और बाकी लोगों को बुलाया और सबके सामने डांट कर कहा कि आज के बाद अगर किसी लड़की को धोखे से यहाँ लाने की कोशिश की तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब लोग सर झुकाकर खड़े रहे। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटी अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने घर वालों से बात कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। इतने सालों बाद पहली बार मुझे लगा कि शायद अब जिंदगी फिर से बदल सकती है। उन्होंने तुरंत फ़ोन मंगवाया और मुझसे पूछा कि राज का नंबर क्या है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने नंबर बताया, कॉल लगी। कुछ देर बाद उधर से राज की आवाज़ आई, हेलो। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो घबरा गया और बोला, सुरभि क्या हुआ, तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना? मैं रोते हुए बस इतना कह पाई, राज मैं जिंदा हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने उसे सब कुछ बताया कि कैसे मैं मुसीबत में फंस गई थी, कैसे यहाँ लाई गई और कैसे मुझे मेरी माँ मिली। उधर से काफी देर तक सिर्फ उसके रोने की आवाज आती रही। उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ, तुम बस वहीं रहो, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल भर आया। माँ ने भी फोन लेकर उससे बात की और कहा कि बेटा गलती मेरी भी है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगी। तुम आ जाओ, फिर हम सब मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। अगले ही दिन राज आ गया। जैसे ही उसने मुझे देखा वो दौड़कर मेरे पास आया और मुझे सीने से लगा लिया। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं था, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैंने उसके होठों पर हाथ रख दिया और कहा कि अब कुछ मत कहो, तुम आ गए बस यही काफ़ी है। फिर मैंने उससे कहा कि हमें घर चलना है, माँ को देखना है। हम सब उसी दिन उस घर पहुंचे जहां से मैं भागी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते भर मैं ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि मेरी सास ठीक हो। रास्ते भर में ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि मेरी सास ठीक हो। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, मोहल्ले वालों ने जो बताया उसे सुनकर मेरी दुनिया फिर से हिल गई। उन्होंने बताया उस रात उन दरिंदों ने मेरी सास को बहुत मारा था और चोटों की वजह से उनकी जान चली गई। ये सुनते ही मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी, मेरी चीख निकल गई। मैं सर पकड़कर रोने लगी। मैं बार बार कह रही थी, माँ आपने मुझे बचा लिया और खुद चली गई। राज भी रो रहा था, उसने मुझे संभाला। माँ भी रोने लगी। वो बोली, बेटी तेरी सास सच्ची माँ थी, उन्होंने तेरे लिए जान दे दी। उस दिन मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा कि माँ मैं आपका कर्ज कभी नहीं उतार सकती। फिर हमने उन सब लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मकान मालिक और उसके साथियों को पकड़ा गया। मोहल्ले वालों ने भी गवाही दी और उन्हें सजा मिली। जब अदालत ने फैसला सुनाया तो मुझे लगा कि मेरी सास की आत्मा को थोड़ा सुकून मिला होगा। उसके बाद मेरी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। माँ ने उस गंदे धंधे को उसी दिन बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब इस घर में किसी बेटी की चीख नहीं गूंजेगी, अब यहाँ सहारा मिलेगा। हमने उस जगह को बदलकर एक आश्रम बना दिया जहाँ बेसहारा औरतें रह सकें, जहाँ कोई डर कर न सोए, जहाँ किसी को बेचा ना जाए, जहाँ टूटे हुए लोगों को नया जीवन मिले। माँ सच में बदल चुकी थी। वो हर लड़की से प्यार से बात करती, उनकी मदद करती, उनके लिए खाना बनवाती, उनका इलाज करवाती और हर रात रोकर अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगती। राज ने भी मेरा हर कदम पर साथ दिया। उसने कहा जो बीत गया वो बीत गया, अब हम अच्छा करेंगे। अब मैं, माँ, राज और हम तीनों एक साथ रहते हैं। हम मिलकर आश्रम को अच्छे से चलाते हैं। वहाँ रहने वाली हर लड़की मुझे अपनी बहन जैसी लगती है और माँ उन्हें बेटी कहकर बुलाती है। कभी कभी मैं रात को छत पर खड़ी होकर आसमान को देखती हूँ और अपनी सास को याद करती हूँ। अगर वो उस रात मुझे ना भगाती तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। मैं आज भी उन्हें अपनी पहली माँ मानती हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन अपनी जान देकर बचा लिया। और मेरी असली माँ जिन्होंने मुझे खोया था, उन्होंने मुझे फिर से पा लिया। जिंदगी ने मुझे बहुत रुलाया लेकिन आखिर में जीना भी सिखा दिया। अब मेरे पास मेरा पति है, मेरी माँ है और एक ऐसा मकसद है जिसके लिए मैं हर सुबह शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।